क्या लाइव हो गया है कप्तान? कमेंट लगा दे अगर लाइव हो गया है तो। ठीक है कप्तान, ठीक है ठीक है, समझ गया, लाइव हो गई क्लास। देखिए मेरे बच्चों, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे आखिरी में और टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए उसको छुड़वाया था। शायद क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई जेड में वाई जेड के ऊपर बार था प्लस 519 के ऊपर बार था 0 पॉइंट, और यहां पे भी शायद 0 पॉइंट ही था, ऐसा शायद यही क्वेश्चन था, और इक्वल टू 13/15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमको सबको करना था। इस क्वेश्चन पे हम छोड़ के गए थे जी, बिल्कुल। तो यहां तक की बातें क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? यही डाटा था ना या डाटा कुछ डिफरेंट था? उम्मीद है यही डाटा होगा, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन की सीट अभी है नहीं, कहाँ गई पता नहीं। चलिए यही होगा, हाँ मिल गई, सॉरी ये। तो ये था 0.xyz वाई जेड के ऊपर बार प्लस 0.519 पे बार और इक्वल टू 13/15, और आपसे पूछा हुआ था 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 5z। इस चीज की वैल्यू हमने पूछी थी आपसे। तो ये हमारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या करना था। तो मैंने कल आपको यहां तक शायद समझा दिया था कि देखो यार, इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990। ऐसे इसको लिखोगे तो 519 माइनस 5 अपॉन 990 इक्वल टू 13/15। इतना शायद मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि देखिए यार, ये 3 अंकों की संख्या है, एक्स वाई जेड 3 डिजिट का नंबर है, तो इसे लिखना होगा। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो दोनों का एलसीएम आया 990। तो यहां वाली चीज एज इट इज लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, और माइनस मेरे बच्चों ये x। इसी तरीके से 519 में 5 गया, 514 बचा, बराबर 13/15। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत थी, और हम यहां तक एग्जैक्टली कर भी चुके थे। फिर मैंने कहा था कि देखिए यार, x इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 99x, ये बचेगा 10y, और प्लस में z बचेगा 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 66। 66 को 13 से गुना करेंगे तो मैंने पहले से करके देखा हुआ है, शायद 858 आ रहा है। 66 को 13 से गुना करते हैं 858 आता है, 858। इसमें से प्लस 514 उधर जाएगा, माइनस का होगा 514। तो कुल मिला के मेरे बच्चों, ये कहानी कल मैंने ले जाके आपको छोड़ी थी और कहा था कि इसको आप घर पे करिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये चीज की होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है, नए नए एडमिशन ले रहे हैं, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पीछे की क्लासें देखते रहिए। हाँ, वो एबी पे बार वाला भी मैं आज आपको कराऊंगा, बिल्कुल 100% कराऊंगा। देखिए, अब कहानी ये है कि हमने इतनी बातें सोल्व कर कुरा के ये बात समझ में लाई, या ये बात हमारे समझ में आई कि भैया ये बचा 99x, ये बचा 10y, और ये बचा z। और ये वैल्यू जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 858 में 514, तो ये आने लग रहा है 344। आप मुझे ये बता दीजिए बेटा कि यहां तक की कैलकुलेशन क्या सही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कैलकुलेशन वाइज में? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन पे चला जा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। जो नो करने लग रहे हैं तो मेरे भाई वो पीछे की वीडियो देखिए।
अब कहानी ये है, और मेरी हर क्लास लाइव होती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बार बार ये कमेंट फालतू के मत किया करो कि लाइव चल रही है नहीं चल रही। अरे ढक्कन लाइव चलने लग रही है, रोज ही तो लाइव पढ़ा रहे हैं। इस समय एक्यूरेट जो टाइम हुआ है 8:07 हुआ मेरे मोबाइल में, ठीक है, तो लाइव रहती है, इसमें दिक्कत नहीं है। आप बार बार वो चीज ना कमेंट किया करो। अब आप जानते हैं कि बच्चे एक्स वाई और जेड क्या थे, एक्स वाई और जेड डिजिट थे, ना कि नंबर। एक्स वाई जेड क्या थे, डिजिट थे। अगर एक्स वाई जेड डिजिट थे तो क्या किया जाए, तो हमें ये देखना होगा कि डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है। अब मुझे यह बात अच्छे से पता है कि जो नंबर है वो 0.xyz था और yz के ऊपर बार था। तो मेरे बच्चों आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बता दो कि z की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हैं। z कोई डिजिट है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ली जा सकती है, क्योंकि 9 से तो बड़ा कोई डिजिट ही नहीं होता है, हाँ है ना। अब मैं कहूं कि 10y की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सेम वही चीज कि y की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हैं, क्योंकि y भी डिजिट है, तो 9 धाई 90 आया, हाँ या ना। 9 धाई क्या आया मेरे बच्चों, 90 आया। अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर 344 इस चीज के बराबर था, 344 इस चीज के बराबर, और मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, पीछे 3-4 जो क्वेश्चन बनाए थे, और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मेंस लेवल पे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगवा लेगा, आपकी गहराई को जान लेगा कि आप कितना गहराई से चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए, अब कहानी ये है कि 90 और 9 99, अगर 344 से मैं 99 सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं, 344 से मैं 99 सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं, तो ये मेरा आ रहा है 245। क्लियर है जी। तो ये आ रहा है 245, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी भी सूरत में 245 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो किसी भी सूरत में 99 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने z की भी मैक्सिमम वैल्यू ले ली और 10y की भी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है। तो 344 में से 99 घटाएंगे तो यानी इसकी कम से कम जो वैल्यू होगी वो 245 होगी, यानी 245 से छोटी इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ये बात यहां पे क्लियर हो गई, बात क्लियर है। अब 245 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन हमें पता है कि x एक डिजिट है, और x डिजिट है तो 99 को x से गुना करके जो आंसर लेना है वो ऐसा लेना है जो 245 से बड़ा है। तो क्या लें भाई, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, छोटा होगा। 99 x की वैल्यू 1 लेंगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 99 रह जाएगा। 2 लेंगे तब भी 198 आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, 3 वैल्यू ले सकते हैं। तो 3 को 99 से गुना करेंगे तो ये आएगा 297। बिल्कुल सही है जी। क्या 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 को जब इससे गुना करोगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 396। अब ये बताओ कि क्या यहां 4 लिया जा सकता है x की वैल्यू, नहीं, क्योंकि इन तीनों का ही जोड़ 344 है, तो यहां 4 ले लेंगे तो यही 396 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो केवल और केवल आपकी क्या होगी, 3 होगी, 3 के अलावा कुछ नहीं होगी। इसका मतलब यहां वाली जो वैल्यू है वो 297 आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चों, 297 आएगी। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकाला है आपने समझा होगा चीजों को, जिसको ना समझ आया हो वो फिर से मेरी बात समझे कि हमने इसमें किया क्या है। हमने ये लॉजिक लगाया कि यार z की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, y की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है, तो 10 नहीं 90। कुछ ढक्कन कह रहे हैं कि माइनस में वैल्यू ले रहे हैं, उल्लू ये डिजिट है, एक्स वाई जेड डिजिट है, तो डिजिट कभी माइनस में हुए। मैंने ऐसे माइनस में होता तो हम कभी भी डेसिमल मेथड अप्लाई नहीं करते। इतने ढक्कन ना बनो बे। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई कि भाई 99 हो सकती, 99 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसकी अगर मैक्सिमम ले लेते हैं और इससे घटा रहे थे तो हमारी वैल्यू आ रही थी 245, यानी इसकी वैल्यू कम से कम 245 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 99 से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 245 से बड़ी कौन सी ऐसी वैल्यू जो 99 का मल्टीपल हो, तो वो 297। 99 गुना 3, 99 गुना 4 क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि 4 लेने पे इससे भी बड़ी वैल्यू चली जाती। ठीक है जी, यहां तक की क्लियर है। अब आते हैं आगे, अगर ये 297 है तो इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 344 से मेरे बच्चों 297 घटा दो
तो 344 से जब 297 घटाओगे तो बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे 14 में से 7 गया 7 और यह आएगा 47, है ना। 7 7 14, 9 4 13 14, 47। तो यानी इन दोनों का जो जोड़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 47। अब आप मुझे बताओ अगर इन दोनों का जोड़ इसका और इसका 47 होना चाहिए तो z क्या ले सकते हो, 10y क्या ले सकते हैं। अब वैसे भी आप समझ गए 47 जोड़ आना चाहिए तो z को 7 ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो, 4 ले लो, तो 10 चौक 40 सेट हो गया आपका मामला। हाँ है ना, आपको कोई आगे सोचने की जरूरत नहीं, नंबर छोटा आ गया। फिर भी अगर ढक्कन बने तो जो लॉजिक हमने पूरे में लगाया वही लॉजिक यहां दोबारा लगा दें कि भैया 10y प्लस z की जो वैल्यू है वो है 47। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो 47 में से 9 गया तो बचा कितना यार, 38। अब हम ये बात जानते हैं कि 10y की जो वैल्यू है ना, हम 38 से छोटी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती, और अगर इसकी वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती तो इसकी 38 से छोटी नहीं जा सकती। अब ये है 10 का मल्टीपल, अगर ये 10 का मल्टीपल है तो 38 तो आंसर आएगा नहीं, और 38 से बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो 10 का 38 के बाद अगला मल्टीपल कौन सा है, 40, उससे अगला कौन सा है 50। तो 50 ले नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का जोड़ 47 है, तो क्या बचा, 40 बचा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या ली होगी, 7। अब उसने पूछा था कि जी इसकी वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 7। तो जो इसका आंसर होगा 0.347, और 47 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रिपीट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। भाई 287 नहीं, 297, 99 गुना 3, 3 निम 27, 3 निम 27 और 2 29, 297 आता है, 287 नहीं आता। आया चाइनीजियों, देखो समझ में, क्वेश्चन की नंबरिंग कर दीजिए, मैं करा देता हूं। बेसिकली क्या था कि पीछे लड़के नहीं मिल रहे थे, अब 2-3 लड़के आ गए हैं जो अपने घर पे बैठ के आगे काम कर सकते हैं, तो अब चीजें और सिस्टमेटिक कर देंगे, पीडीएफ वगैरह। आ जाइए, अब एक चीज और अटक रही थी अपनी कल, उस पर भी मैंने बड़ा रिसर्च किया और फिर आज आपको बता दे रहा हूं। कल एक क्वेश्चन था ऐसा करके कि 0.ab पे बार प्लस 0.ba पे बार, और यहां समथिंग कुछ दे रखा था, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारी वैल्यू सोल्व होके आ गई थी a प्लस बी इक्वल टू 8। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ सच नंबर, ही इज आस्किंग ओनली दिस नंबर, कि भाई इस तरीके की कितने संख्याएं बन सकती हैं, इस तरीके की कितनी संख्याएं बन सकती है, ये मेरा क्वेश्चन था। मेरी बात यहां तक समझ पाए कि इसकी कितनी संख्याएं यहां पे बन सकती हैं, क्लियर है। देखिए जी, बिल्कुल सही है, एक्स करके भी उस चीज क्वेश्चन को और आसानी से समझा जा सकता है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, मैं उस तरीके से भी समझा देता हूं। तो यहां तक की बात को आप गहराई से समझिएगा, मेरी वाली बातों को, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कि मैं ए और बी की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं, तो 0 8 ले सकता हूं, 1 2 ले सकता हूं, 2 और 6 ले सकता हूं, 3 और 5 ले सकता हूं, 4 और 4 ले सकता हूं, 5 और 3 ले सकता हूं, अगला क्या था, 6 और 2 ले सकता हूं, 2 और 1 ले सकता हूं ना, सॉरी 2 और 6 हो, 6 और 2 हो गया। अरे यार यहां क्या था, 1 और 7 था भाई, 1 और 7 था, तो यह आ जाएगा 7 और 1, 7 और 1 ले सकता हूं। अब कहानी ये थी कि क्या हम 8 और 0 ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते थे। यहां पे क्यों नहीं ले सकते थे कि जो नंबर था वो इस फॉर्मेट का था कि ए और बी पे बार था, तो ए की वैल्यू तो मान लीजिए मैंने ले ली 8, मैं अगर इसकी ट्राई करके देखूं, ए की वैल्यू तो ले ली मैंने 8 और बी की वैल्यू मैं 0 ले लूं और 0 पे बार, तो इसका मतलब तो 0.8 हो गया। यानी इस नंबर को हम इस फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते हैं, हाँ है ना, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि 0 रिपीट नहीं होता बार 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 बार, 0 तो हर एक नंबर के पीछे लिखा जा सकता है, 0.5 है तो इसके पीछे भी मैं 0 0 लिख सकता हूं, तो इसको भी फिर तो मैं रिकरिंग डिजिट बोलूंगा, जबकि ये रिकरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ये वाली चीज नहीं ले सकता हूं इसके लिए, लेकिन मैं ये ले सकता था कि ये ले सकता था कि 0.08, क्योंकि ये सही है, इसका मतलब है 0.0888 ये,
तो ये सेंस दे रहा है, लेकिन ये वाली चीज सेंस नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये जो इसका टुकड़ा है ना, ये इसका टुकड़ा नहीं बनेगा, बाकी ये सारे टुकड़े बन जाएंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर। तो इसके कुल मिला के 8 पेयर बनेंगे, यानी इसके 8 तरीके हो पाएंगे। ठीक है जी, यहां तक की बात आ गई आप लोगों को समझ में? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग उतार लें मतलब समझ लें इसे, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और जो मैंने कहा था कि आज हम आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे आएंगे, तो उसकी बात करेंगे। आइए जी दोस्तों, अब हम पिछले वाले क्वेश्चन को ही एक बार दोबारा देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी समझ अच्छे से तैयार हो रखी हो। अगर समझ अच्छे से तैयार नहीं हुई होगी तो बात नहीं बनेगी। कैसे बात कर रहा हूं जी मैं समझ की? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5, या मैंने मान लीजिए एक नंबर लिखा था 0 पॉइंट, हमारा आंसर यही आया था ना, 347 और 47 के ऊपर बार, यही तो आया था हमारा आंसर। अगर ये हमारा आंसर आया था मेरे बच्चों, तो मुझे बस एक बात का आंसर दे दो यहां, वो ये कि अगर 347 आया था तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगी? तो आप कहोगे सर 347 माइनस जो पहला अंक है ये घटा देंगे 3 अपॉन में 990। क्लियर है जी? तो 347 में 3 गया तो आया 344 बटे 990। यहां तक की बात आ रही समझ में? अब मैं इसी बात को पलट दूं और मैं कहूं कि यार 344 बटे 990 को आप रिकरिंग डिजिट में चेंज करके बताइए। 344 बटे 990 को रिकरिंग डिजिट में चेंज करके बताइए। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है तब तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। अब मुझे यह बात समझनी होगी यहां पे क्या कि यार यहां है 990, यहां है 990। एक बच्चा कह रहा है जी 08 क्यों ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं यार, 08 ले सकते थे, इसलिए ले सकते थे क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन था 0.AB पे बार। तो अगर 0.A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 8 ले तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? क्या ये ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है? क्या ये सही है या नहीं है? क्या ये रिकरिंग डिजिट है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, इसलिए ले सकते थे वहां पे। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि इसे मैं अगर रिकरिंग डिजिट में चाहूं तो क्या आप बता सकते हो बहुत तेज गति से? तो आपको यह सोचना होगा कि यार 2 तो आ रखे 9 और 1 आ रखा है 0। अगर 2 9 आ रखे हैं और 1 0 आ रखी है तो हमने ये बात बहुत गहराई से पढ़ी हुई है कि जितने डिजिट पे बार होता है उतने 9 लगाते हैं। जितने डिजिट पे बार होता है उतने 9 लगाते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं होता उतनी 0 लगाते हैं। इसका मतलब अगर ये 344 3 अंकों की संख्या है तो जिसका आंसर होगा वो ABC होगा, यानी 0.ABC। और इसमें 2 9 लगे हुए तो इसका मतलब 2 अंकों पे बार होगा और तीसरे अंक पे बार नहीं होगा। इसका मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ABC माइनस A, हाँ है ना। और A की वैल्यू क्या होगी? पहला डिजिट, और पहला डिजिट क्या है? 3। तो आप ये बताओ कि इसमें से 3 घटा के 344 आ जाए तो ये वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी 347। क्या हो जाएगी? 347। इसका मतलब ये हुआ कि 0.347 बार ये इसका रिकरिंग डिजिट बनेगा, या इस तरीके से इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं या इतने समझदार हैं तो सवाल अब आपके 1 सेकंड का हो जाएगा। अब सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? हमारा सवाल यह था कि 0.xyz प्लस 0.519 आगे था 13/15। आ जाइए जी, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये 13/15 है। अच्छा, इसका अर्थ आप जानते हैं ना क्या अपना 519 माइनस 5/990, यानी कुल मिलाके से काटोगे तो 514/990 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 13/15
माइनस 514 बटे 990। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दो राय नहीं होगी, यानी इसको सोल्व करके हम वहां लेके चले गए। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब मुझे एक बात बताओ कि इन सबका अगर हम एलसीएम 990 ले लें मेरे बच्चों, एलसीएम 990 ले लें तो 15 से इसे करोगे 66 आएगा, 66 को 13 से गुना किया था तो आया था 858। क्या आया था? 858 माइनस 514 आया था। और अगर बात ये थी मेरे बच्चों तो मैं ये कह सकता हूं कि इसे घटा के मेरे पास आया था 344 बटे 990, 344 बटे 990। यानी जब ये चीज उधर चली जाएगी माइनस माइनस हो जाएगी तो सोल्व करके 0.xyz पे बार ये वैल्यू आएगी 344 बटे 990। अब यहां सारा खेल ये है कि आप इतने समझदार हो जाएं कि इस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर दें ना, सॉरी इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दें और 344 बटे 990 को 344 बटे 990 को उसमें रिकरिंग डिजिट में चेंज करना मैंने आपको सिखाया। क्या आएगा? 0.347 पे बार। और अगर आप ये चीज जल्दी से कर पा अरे कहां चले जा रहे हैं, अगर आप ये चीज जल्दी से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं XYZ, इस नंबर को हम जल्दी से लिख सकते हैं 0.347 पे बार। और अगर इतना जल्दी हम कर देंगे तो Z हमारा 7 हो गया, Y हमारा 4 हो गया, X हमारा 3 हो गया। ये हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इसकी एक अप्रोच है जो मुझे आपको सिखानी थी। आप आगे से जो इन बातों को उल्टा चलना सीख जाता है, मतलब उल्टा चलने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया है 0.512 और 2 पे बार तो इसकी फ्रैक्शन बनी 512 माइनस 51 बटे 900। तो इसमें से घटाओगे तो मान लीजिए कुछ भी आया, 2 में से 1 गया 1 आया, 11 में से 5 गया 6 आया, 461 यही आ रहा है ना दोस्तों। 1 1 1 2 5 6 11 4 तो यह आया 900। तो अगर आप यहां से वापसी यहां आने में कामयाब हैं तो रिकरिंग डिजिट में फिर आपको XYZ कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, फिर आप चीजों को बहुत जल्दी से सोल्व कर देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप यहां से यहां तो बहुत आसानी से सीख रहे हैं बच्चे, लेकिन यहां से यहां सीख जाएंगे तो बड़ी चीज है। तो इसको कैसे सीखा जाएगा? मैंने इतने सारे क्वेश्चन, फाइनल आंसर माइनस में आ सकता है, हाँ उसमें आ सकता है माइनस, क्योंकि 2x प्लस 3y माइनस 5z है ना, तो उसमें आ सकता है क्योंकि वो तो एक इक्वेशन दी थी ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 2x प्लस 3y माइनस 5z, इसमें दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर माइनस आ सकता है क्योंकि ये था 0.347। तो x की वैल्यू 3 दूनी 6, y की वैल्यू 4 3 12 और z की वैल्यू 7 5 35। ये माइनस में आ सकता है क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये तो इसका आंसर है, इक्वेशन थी। तो मेरा आपको कहने का या समझाने का अर्थ ये है कि जो बच्चे होशियार हैं, जो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो तो तुरंत की तुरंत इसी तरीके से क्वेश्चन को उठाने लग गए होंगे। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है उसके लिए वो क्या करा करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इन्हीं चीजों को 2 बार 3 बार घर जाके देखिए, ठीक है, और बार बार उन चीजों को पढ़ते चले जाइए ताकि उनका उल्टा सीधा दोनों तरीके से आपको बनाना आ जाए। बात आई यहां तक समझ में? किसी को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब आगे आते हैं। देखिए अगर एक ही डिजिट पे बार ना हो तो ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन अगर 2 डिजिट पे ही बार ना हो तो थोड़ा सा एक स्टेप मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं देगा, आसान सा ही क्वेश्चन देगा। क्लियर है? तो आप परेशान ना हो। अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पीडीएफ का कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में XYZ, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में जो XYZ था वो मैंने बता दिया है आपको। पीडीएफ के लिए जो भी होगा मैं आपको समझा दूंगा। पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड हो ही रही है, आगे भी प्रोवाइड कराते चले जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, आ जाइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं जी आगे। कैसे? हम अब आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि यार हम नंबर को क्लासिफाई कैसे करें, यानी संख्या को क्लासिफाई कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम नंबर को क्लासिफाई करने से पहले जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ है, यानी नंबर जहां से बनने शुरू हुए हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो चीज थी नंबर लाइन। तो पहले हम नंबर लाइन समझेंगे, फिर आगे की कहानियां समझेंगे।
नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। नंबर लाइन को बोलते हैं संख्या रेखा। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब कहानी को समझिए क्या है। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिसके बिल्कुल बीच वाली वैल्यू को हम 0 मानते हैं, इधर वाली वैल्यू को हम प्लस इंफिनिटी मान लेते हैं, इधर वाली वैल्यू को हम माइनस इंफिनिटी मान लेते हैं। क्लियर है जी? हम इस तरह से गैप में लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे करते चले जाते हैं। ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, माइनस इंफिनिटी चला गया। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार बताओ इस नंबर लाइन पे 1 कहां है, तो आप मुझे कहेंगे सर 1 ये रहा। मैं कहूं 2 कहां है, तो 2 भी बता देंगे। अगर मैं कहूं आपको कि -1 कहां है, तो ये रहा। क्लियर है जी? यानी सारे नंबर्स एक लाइन पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। सारे कल वाला पीडीएफ नहीं मिला तो भाई मेरे कल वाला पीडीएफ इसलिए नहीं मिला था क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। हाँ, पीडीएफ को हिंदी में संपर्क में करा लूंगा, आप चिंता ना करें। देखिए जी आगे। अब कहानी ये है दोस्तों, क्या कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, मतलब नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसपे हर एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, या बहुत सारे संख्याओं को, बहुत सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो नंबर लाइन कहलाती है। ए लाइन ऑन विच वी कैन रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है जी। अब मैं आपको ये कहूं कि यार 0.3 को बताओ कहां रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे देखिए सर 0 से 1 की बात आ गई, ये 0 है और ये 1 है, ये 0 था, ये 1 है। तो हम करेंगे क्या कि इसके 10 टुकड़े कर देंगे, तो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, जो तीसरा टुकड़ा होगा वो मेरा 0.3 हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसे ही मैं आपको कहूं कि यार 0.35 बताओ कहां क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप मुझे कह देंगे कि सर ये 0 रहा, ये 1 रहा, इसको क्या करो 100 टुकड़ों में बांट दो। कितने टुकड़ों में? 100 टुकड़ों में। तो ये 1 2 3, तो जो 35वां टुकड़ा आएगा ना वो मेरा हो जाएगा 0.35। तो इस तरीके से हर नंबर को आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते थे। मैं आपको कहूं कि यार बताओ 3/4 क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/4 का मतलब 0.75 है ना, तो यहां पे 0.75 आ जाएगा। या 3/4 का मतलब है कि नंबर ले लो 0 से 1 तक का, इसको क्या करो 4 बराबर टुकड़ों में बांट दो, तो जो तीसरा टुकड़ा आएगा, जैसे 1 2 3 4, 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो जो तीसरा टुकड़ा होगा वो मेरा 3/4 होगा। मैं कह दूं आपको कि यार 1/7 में बताओ क्या कहां रिप्रेजेंट होगा, तो 0 से लेके 1 तक के जो नंबर है नंबर लाइन पे, इसको 7 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो जो पहला हिस्सा होगा वो मेरा 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते रहते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ये हमारा टॉपिक भी नहीं है कि नंबर लाइन पे नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप सबको पहले से आता होगा। ठीक है, या इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो समझाई भी जाए बहुत गहराई से कि नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं दोस्तों कि भैया इस नंबर लाइन पे आप मुझे √2 बना के दिखाओ कहां आएगा, तो आप जानते हैं कि √2 की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल पाया, है ना। बस हम 1.4 1 2 3 ये वो लाखों डिजिट तक लोग चले गए, लेकिन एग्जैक्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाया। 4 to 1 रहती इसकी। तो अगर इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया तो क्या करें, तो फिर हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे 0.753 को कैसे रिप्रेजेंट करें? ढक्कन टाइम पास ना करा करो। 753 को रिप्रेजेंट करना है, ये तुम्हारा मतलब क्लास का क्वेश्चन नहीं है। तो भाई 0 से 1 के बीच में 1000 टुकड़े कर दो, तो जो 753वां टुकड़ा होगा 0.753 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होती है 414 लगा लेते हैं। ठीक है जी, जो भी इसकी वैल्यू होती है। अब कहानी ये है कि ये तो लाखों डिजिट तक चला जा रहा होगा। अगर ये लाखों डिजिट तक चला जा रहा होगा मेरे बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि मैं इसे रिप्रेजेंट यहां कैसे करूं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम कोई ऐसी लेंथ माप लें जो √2 को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आप कहोगे √2 की लेंथ तो हम तब माप पाएंगे जब हमें √2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। जब एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो हम कैसे वैल्यू उसको बता पाएंगे। तो इसका एक तरीका है क्या, जो 9th क्लास की वीडियो में मैंने वहां समझा रखा है, आप समझ लीजिए कि अगर हमें √2 वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे क्या, यहां पे एक वैल्यू, तो यहां से यहां तक की लेंथ ले लेंगे 1। क्या ले लेंगे? 1। ये लेंथ हो गई 1। अब इसके ऊपर एक यूनिट ही
हाइट खींच लेते हैं, अपनी तरफ से 1 यूनिट क्या खींच लेते हैं, हाइट खींच लेते हैं। अब मुझे बताओ ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो मेरे बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई यहाँ पे, है ना। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये सोल्व होके आ जाएगा कितना, √2। क्या स्क्वायर सोल्व होके क्या आ जाएगा, √2। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ना ये √2 है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या है बच्चे, √2। अगर ये वाली लेंथ √2 है तो हमारे सामने एक किस्म से इस लेंथ को हमने माप लिया कि ये लेंथ √2, यानी इतना प्रकार खुला हुआ, मतलब √2 लेंथ का प्रकार खुला हुआ है। तो इस लेंथ को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएं, यानी एक आर्क खींच दे, तो इस पूरी आर्क की जो लेंथ है, पूरी चाप की जो लेंथ है वो √2 यूनिट हुई। तो जहां ये इस लेंथ को काट रहा है, इस नंबर लाइन को काट रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा √2 यूनिट डिस्टेंस को। कैसे, √2 यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। मेरी बात समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूं कि यार √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, तो उसका भी यही तरीका है कि यार ऐसे एक नंबर लाइन खींच लो, ये आपका 0 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप नंबर लाइन पे √n को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले √n-1 को रिप्रेजेंट करना होगा। आप इस नंबर को तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रखी हो नंबर लाइन पे, ठीक है। इस पे बहुत बड़ी चीजें नहीं बन रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको गहराई पे नहीं ले जा रहा हूं। तो सबसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई √3 की लेंथ बताओ क्या होगी, तो आप सबसे पहले √2 बनाओ। तो √2 आपने बना लिया यहां, तो आप कहेंगे हाँ सर ये हो गया √2। अब क्या करो, यहां पे 1 यूनिट लेंथ ऊपर ले जाओ। ठीक है जी सर, 1 यूनिट लेंथ हमने ले ली ऊपर। अगर 1 यूनिट लेंथ ऊपर ले ली तो ये लेंथ हो गई 1, ये हो गई √2। वही पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई करोगे तो ये बताओ ये √2, ये 1, ये लेंथ कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर ये √3 लेंथ आएगी। इसका मतलब यहां मैं प्रकार की नोक रखूं और यहां मैं प्रकार की पेंसिल रखूं, तो ये जो चाप की लंबाई हो गई ये √3 हो गई, यानी आर्क की लेंथ √3। तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे काट रही होगी वो पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा किससे, √3 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √3 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कह दूं, कि यार आप मुझे -√3 रिप्रेजेंट करके बताओ या -√2 रिप्रेजेंट करके बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को या कोई भी ऐसी वैल्यूज होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बेसिक मेथड यूज करते हैं और वो बेसिक मेथड होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं, तो मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसी में लगती है। ये हमारा बेस हो गया, ये होगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो ये वाली जो वैल्यू रहती है ये रहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ बेटा, कि ये लेंथ कैसी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है। ये लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है, ये लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर ये नंबर लाइन के इधर आ जाए, अगर इधर आ जाएगी 0 से तो ये नेगेटिव लेंथ हो गई, इधर चली गई तो ये पॉजिटिव लेंथ होगी। हम जैसे ऊपर एल्टीट्यूड खींच रहे हैं ऐसे नीचे भी खींच सकते हैं, तो वो बात आप समझते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेस की लेंथ प्लस हो या माइनस हो, लेकिन प्लस या माइनस दोनों का ही स्क्वायर करोगे तो क्या उत्तर आएगा, प्लस। बेस की भी वैल्यू भी प्लस या माइनस कुछ भी हो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस। और दो पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ोगे तो हमेशा ही स्क्वायर रूट में उत्तर आएगा प्लस का। यानी किसी भी सूरत में स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता, यह बात तय हुई। यानी कभी भी हम किसी नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी दुनिया में कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं जिसे हम रूट के अंदर माइनस में लिख दें, -3 लिख दें, -5 लिख दें, -6 लिख दें। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब यह हुआ कि ये चीजें रियल में नहीं है हमारे साथ, ये चीजें केवल हमारी इमेजिनेशन में है। अगर इमेजिनेशन में है तो मतलब हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका कोई वास्ता हमसे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स के, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के। नंबर को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो नंबर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं,
समझ ही गए। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आपका एक ही आंसर होगा, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है जी, काल्पनिक संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है, तो आप एक ही जवाब देंगे, जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिन नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नंबर रियल में एग्जिस्ट करेगा तो मेरे बच्चों नंबर लाइन पे एग्जिस्ट होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आपको कहना है कि ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सके वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। और जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, यानी वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कोई इमेजिनेशन है, तो ऐसे नंबर को फिर हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इमेजिनरी नंबर। तो आप दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज ये कि रियल नंबर कौन से होंगे? जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। 1, 2, 22/7, 3.5, पाई, ये सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। √2, √3, √4, √5 सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं +2 ही होती है। क्लियर है जी? अब कहानी यह है कि इमेजिनरी कौन से होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी मोटे तौर पे समझाऊं तो ऐसे नंबर जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हें हम जनरली आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयोटा का सच मायने में अर्थ हुआ कि रूट के अंदर -1। क्योंकि अगर मैं -√2 लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √2 इंटू √-1, क्योंकि इन्हें गुना करेंगे तो यही आ जाना है। क्लियर है? तो आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर है। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, आंसर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर का हिस्सा, ये हमारी पढ़ाई का हिस्सा है, इसे हमें पढ़ना है। आज हम इसको शुरुआत करने लग रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो जो नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो रियल नंबर, जो नहीं लिखा जा सकता वो इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों को मिला के भी एक फॉर्म बनाई है, और ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, पता नहीं क्या लिखा जाता है, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है जी, ऐसी संख्याएं जिसके अंदर रियल नंबर भी शामिल हो और इमेजिनरी नंबर भी शामिल हो, उनके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, कुछ भी हो, यानी जिसमें रियल नंबर भी यूज कर रखा हो और इमेजिनरी नंबर भी यूज कर रखा हो, तो ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, 2 जमा -√2, तो ये नंबर कैसा हो गया जी? इमेजिनरी हो गया। ये कैसा हो गया? रियल नंबर हो गया। तो इस पूरे को हम कह सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे सिलेबस का कतई हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन आया होगा तो मैं जरूर इस पे देख लूंगा कि किसी एग्जाम में आता तो नहीं है। मेरी जानकारी में ये किसी एग्जाम में नहीं आता, ये एकेडमिक का टॉपिक है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हम खुद को आज समझा लेंगे कि इमेजिनरी नंबर हमारी पढ़ाई का हिस्सा नहीं होगा। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है जी, ये हमारा काम का सेट 1 क्वेश्चन 26 सेट करवा दूंगा भाई, करवा दूंगा। तो देखिए जी, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, इसको दो तरीके से कैसे बांटा जा सकता है। इसको हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। पहला तरीका तो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा होता है मेरे बच्चों इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय लिखो है ना, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो देखिए मेरे दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होते हैं?
ऐसे नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन की शेप में लिख सकें, वो मेरे रेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरी बात, साथ में एक कंडीशन और है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q की वैल्यू जीरो हो गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की बात। एक बात और समझ लेना मेरी, एक बात और समझ लेना, क्या कि अनडिफाइन जो होता है ना, वो कोई नंबर ही नहीं होता है। अनडिफाइन जो होता है वो कोई नंबर ही नहीं होता है। अनडिफाइन जो होता है वो कोई नंबर ही नहीं होता है। गूगल सर्च करके देखोगे, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि अनडिफाइन जो आ जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं कि समथिंग अपॉन जीरो अगर आ रहा है तो इरेशनल नंबर होगा, जबकि नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइन नंबर ही नहीं है। अनडिफाइन नंबर ही नहीं है तो अनडिफाइन रियल ही नहीं है। इसलिए इस बात को भूल जाना कि अनडिफाइन को हम रियल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालते। क्लियर है जी? तो ऐसी फॉर्म, या जब भी हम किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए, साथ की साथ p एंड q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, यानी ऐसा अंक जो पूर्ण हो या ऐसी संख्या जो पूर्ण हो। जैसे अभी हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था, तो -3 पूर्णांक है, -32 पूर्णांक है, 32 पूर्णांक है, 506 पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं कहूं 52.3 तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, यानी पूर्ण संख्या की बात हो रही है, यानी सारे अंक पूर्ण में ले रखे हो। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, जहां q कभी भी जीरो नहीं हो सकता और p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि p और q जब भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है। रेशियो होता है, रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म होती है, लोएस्ट टर्म होती है, रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि p और q ऐसे भी नंबर होंगे जिनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी 1 ही केवल कॉमन आएगा। तो रेशनल नंबर की बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब कोई आपसे पूछे जी रेशनल नंबर p बाई क्यू होते हैं, q जीरो नहीं होता और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो क्या 3 रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी इसे p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है। मैं कहूं यार 2.5 क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 25/10 और काट देंगे तो ये फ्रैक्शन बन गई। हाँ है ना? मैं कहूं यार -7 बिल्कुल लिख सकते हैं, -7/1, ये भी इंटीजर हो ना, वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। कोई कहे आपसे क्या कि बेटा 22/7 बताओ ये क्या है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ 22/7, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको कहूं कि √4, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, √4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। मैं कहूं कि √3, तो आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम √3 को √3/1 तो लिख सकते हैं, p बाई क्यू तो फॉर्मेट हो गया और q जीरो नहीं है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये तो पूर्णांक है, इसलिए ये नहीं लिखा जा सकता। इसको इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल के आ जाता है। मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो ये सारी जो वैल्यू है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर मोटे तौर पे समझाऊं तो वो नंबर जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं 5/0 लिखूं तो हम जानते हैं 5/0 रेशनल नहीं है, क्योंकि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नहीं है, तो क्या ये इरेशनल है? बिल्कुल नहीं, गलत। बहुत सारे टीचर गलत पढ़ाते हैं, गलत जानकारी की वजह से पढ़ा देते होंगे, या बहुत सारी किताबों ने गलत लिख रखा है। लेकिन इस पे मैंने बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की बहुत सारे रेफरेंसेस देखे हैं, है ना, अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं है। तो नॉट रेशनल कंप्लीट नहीं है। आप मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए, मैं अगर समझाऊं तो ऐसे डेसिमल जैसे 0.3457912 ऐसे रेशनल नंबर ना, ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग ना हो,
ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग ना हो। तो जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग नहीं होने लग रहा होगा, तो ये इनफाइनाइट तक डेसिमल जा रहे होंगे, तो इसका मतलब इसकी हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों, ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरा, ये सारे इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो मेरे सारे के सारे इरेशनल नंबर है, या परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता वो मेरे सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब आते हैं पाई पे कि क्या पाई रेशनल है या इरेशनल। तो मेरे बच्चों पाई इरेशनल है, क्योंकि पाई का वैसे देसी भाषा में अर्थ यह रहता है कि किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर, व्यास, इसे परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को, डायामीटर यानी व्यास, इनका जो रेशियो होता है उसी को हम पाई बोलते हैं। लेकिन हमने छोटी क्लासों से यह सीखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। वो इसलिए क्योंकि हम छोटे थे और हमारे सवाल भी छोटे थे, तो छोटे सवालों में इनका रेशियो 22:7 आ जाता है, तो वहां ये चीजें सेट हो जाती हैं। लेकिन जब चीजें बहुत बड़े लेवल पे कैलकुलेट होती हैं, यानी जहां प्रकाश वर्ष की दूरी वगैरह ये सब कैलकुलेट, प्रशांत 0/0 क्या होता है ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप? बता देता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी कहानियां जो है मेरे बच्चों, ये वहां सेट नहीं होती। 22/7 एग्जैक्ट रेशियो नहीं आता, ये एक अप्रोक्सीमेट रेशियो है। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 और आगे चलती रहती है इनफाइनाइट तक, नॉन टर्मिनेटिंग रहती है और नॉन रिकरिंग रहती है, यानी ना तो कोई रिपीट होता और ना ये खत्म होता दशमलव। तो ये अशांत दशमलव और साथ में अनावर्ती दशमलव। आवर्ती तो हो गया जो पैटर्न रिपीट करे, अनावर्ती जो पैटर्न रिपीट ना करे। तो पाई जो है मेरे बच्चों वो मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक? नहीं, मेरी बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहां तक। मैं आपको ये कहूं, क्या हो रहा भाई, कि भैया ये रेशनल नंबर कौन से हैं जिनको हम PYQ की फॉर्मेट में रख पाए? ठीक है जी। क्या 4 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 5 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। -8 रेशनल नंबर है? बिल्कुल। ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जीरो क्यों नहीं हो सकता? प्लीज एक्सप्लेन। 1000 कारण बता सकता हूं कि बटे में जीरो क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है? लेकिन शायद वो अभी समय नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक हिंट देता हूं। वैसे नंबर सिस्टम में ही मैं आगे वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, चल भाई। देखिए, जीरो इसलिए बटे नहीं हो सकता क्योंकि 5/0 की क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए मैंने 12 लिखा यहां और मैं कहूं 4 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या आया? 3। तो ये उत्तर की चेक जो हम करा करते थे छोटी क्लासों में कि भाई 12 को 4 से भाग दे के 3 उत्तर आया, तो 4 को 3 से गुना करो। अगर 12 आ गया तब तो है ठीक, अगर 12 आ गया तब तो है ठीक, अदरवाइज मेरी बात है यहां पे गलत। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो 5 को 0 से भाग दें। अब आप बताओ मैं यहां कौन सी वैल्यू लूं कि 5 आ जाए, या मैं 0/0 लूं तो यहां इसका उत्तर क्या लूं कि 0 आ जाए? ये दोनों ही अनडिफाइन है, ये दोनों ही अनडिफाइन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1/0 इंफिनिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1/0 पॉजिटिव, यानी 0 से हल्की बड़ी वैल्यू इंफिनिटी रहती है। ये इंफिनिटी नहीं है, ये अनडिफाइन ही है। इसके झंझट में अभी ना पड़ो, तुरंत बाद थोड़ी देर बाद वही चीजें आनी है। ठीक है सर, 0 क्या है? बकवास कर रहा फालतू की, 0 क्या है? तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहूं 0/0 क्या है? कोई कह देगा जी 1 है, कोई कह देगा 2 है उत्तर, कोई कहेगा 3 है, कुछ भी कह देगा। लेकिन क्या 0 को 1 से गुना करके भी 0 आ रहा है? 0 को 2 से गुना करके भी 0 आ रहा है? 0 को 3 से गुना करके भी 0 आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नहीं, मेरे मतलब यह हुआ कि हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो एक सर्टेन आंसर नहीं आ पा रहा। मैं कहूं 0/0 क्या होगा? एक बच्चे ने कह दिया जी 8 है। मैं इसको गलत थोड़ी कह सकता हूं, क्योंकि 0 को 8 से गुना करेंगे 0 आ गया। लेकिन दूसरा कह देगा जी 8 नहीं 9 है। इसे फिर मैं क्या करूं? 0 × 9 0, ये भी सही बताने लग रहा है। तो क्या सारे सही बताने लग रहे हैं? नहीं, इसलिए ये अनडिफाइन है। अब 0 को मैं किससे गुना करूं कि 5 आ जाए? तो आप कहोगे 0 को किसी से भी गुना कर लो, 5 नहीं आने वाला। तो इस वजह से ये चीज अनडिफाइन है। फिर भी अनडिफाइन और इंफिनिटी ये पूरी एक क्लास का टॉपिक है। इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड चीज अलग है और ज्ञान की अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि अलग है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1-1.5 घंटे की, उसे यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा, आप वहां प्रॉपर देख लीजिए। ठीक है, और इसी वीक बना दूंगा। आइए, मैं जहां समझा रहा था, तो हम थे यहां कि भैया कि कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने कहा कि हम रियल नंबर को हमने 2 हिस्सों में बांटा, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है जी। कोई कह रहा है कि 0 क्या है? तो तुम खुद बताओ
कि जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 0/5 क्या होगा? जीरो ही तो आएगा। 0/5 क्या होगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? इसलिए आएगा ना जीरो कि मैं आपको यह कह दूं कि मेरे बच्चों, पांच को बताओ मैं किससे गुना करूं कि जीरो आ जाए, तो हर कोई ये कहेगा जी 5 को 0 से गुना कर दो, जीरो आ जाएगा। तो 0/5 तो जीरो हुआ, यानी ये तो बिल्कुल सही है, तो डिफाइन है। तो 0/1 हम लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये मेरा रेशनल नंबर हुआ। क्लियर है जी? 5/0 रेशनल नहीं है, ना ये रेशनल है ना ये इरेशनल है, ये अनडिफाइन चला जाता है। और जब ये अनडिफाइन चला जाता है तो ये रियल ही नहीं रहता है। अब आगे आते हैं जी, बात को समझते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बातें समझाई मेरे बच्चों कि जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मेरे रियल नंबर कहलाते हैं, जो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते वो इमेजिनरी कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी समझाया। फिर मैंने कहा रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, इरेशनल जो p/q की फॉर्म में ना हो। इस तरीके के इरेशनल नंबर आपको आगे एग्जाम में मिलेंगे। यहां तक कि मेरी बात आप सबको समझ में आई होगी। अब हम आगे के पोर्शन पे बढ़ते हैं। तो कोई भी इंटीजर लिखा हो 513, ये बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है रेशनल नंबर। अब एक सवाल ये खड़ा होता है जी डेसिमल में कौन से रेशनल होते हैं और कौन से नहीं? तो आपको याद होगा डेसिमल में यानी दशमलव में मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला बांटा था पहला बांटा था हमने टर्मिनेटिंग। मैंने वहां सब लिखवा रखा है, इनको पूरा हिंदी में समझा भी रखा है। ऐसे दशमलव जो एक दो मतलब कुछ दशमलव के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.5, 0.56, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर को जनरली r से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी? किससे डिनोट किया जाता है? r से। वैसे रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां 11वीं क्लास नहीं है जो आपको सेट पढ़ाना हो, इसलिए दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, यानी ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन रिकर होने लग रहे हैं, जैसे 0.565656, यानी आपने देखा होगा कि ये खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन एक पैटर्न फॉलो होने लग रहा है बार बार, तो इसको हम लिखते हैं 0.56 पे बार। और इसको मैं लेके पिछली क्लास में आपको पूरा डिटेल समझा चुका हूं कि रिकरिंग डिजिट वाले नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी मेरा रेशनल नंबर ही होता है, ये भी मेरा रेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है जी? अब तीसरे पे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ऐसे जो ना तो टर्मिनेट हो रहे ना रिकर हो रहे, जैसे मैंने लिखा 0.3, 1, 00, 000, 2, 000, 5, ऐसे मैंने डॉट डॉट डाल दिया। तो ना तो ये रिपीट होने लग रहा है ना ये खत्म होने लग रहा है, तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसको हम p/q के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते। तो ये मेरा रियल नंबर नहीं ना रेशनल नहीं होता है, इसे हम इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दूं क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन लूंगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है जी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो डेसिमल होते हैं ये भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं मेरे बच्चों? इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई है इसके बिहाफ पे एग्जाम में आज तक क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, एसएससी के ही मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कुछ एक दो मैंने और दूसरे एग्जामों के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों की तरफ अब हम चलते हैं। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन पे आजिए। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है और सारे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए A to Z, एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं उठा रखा। तो बताइए DIB होगा? नहीं, PDF सोल्व नहीं कराएंगे, PDF तो मैं ऑलरेडी हम आपको सॉल्यूशन लिख के देने लग रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है π/√4 क्या है? आप खुद सोच के बताइए कि पाई क्या है। तो आप कहेंगे सर पाई तो इरेशनल है, तो पाई इरेशनल है तो बटे में 2 भी आने से भी इरेशनल ही रह जाना है, वो इरेशनल ही रहेगा। इनमें रिलेशन समझा रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई करें, इरेशनल कैसे निकालते हो, सारी बातें समझा रहा हूं, ध्यान देना। जा क्वेश्चन नंबर ये है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर
इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो। हल्का सा इसे और आगे डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों, दिक्कत आ जाएगी क्योंकि नेचुरल वेचुरल भी मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए आपको। देखिए जी, अब आगे की कहानी थी। कहानी ये है, या अभी के लिए आप समझ लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर मैं उसे और आगे लेके जाऊंगा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है जी। अगर मैं रेशनल नंबर को ही डिफाइन करूं और आगे, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। रेशनल नंबर को, इरेशनल को हमने छोड़ दिया वहीं पे, क्योंकि उसमें मैंने कहानी बता दी कि एक फ्रैक्शन बनती नहीं है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को अगर और आगे क्लासिफाई करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेनली दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है इंटीजर, इंटीजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक जो भी पूर्णांक होगा ना, हर एक इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। और दूसरा डेसिमल। क्लियर है जी, दशमलव। अब डेसिमल के बारे में भी मैंने आपको बता दी है चीजें बहुत डिटेल में, कि कौन से डेसिमल ऐसे हैं जो रेशनल नंबर होंगे। तो एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ये दोनों ही मेरे रेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ये मेरा इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कौन से डेसिमल रेशनल नंबर है। अब हम इंटीजर को बांट लेते हैं दोस्तों, इंटीजर को। तो इंटीजर को हम बहुत सारे तरीकों से बांटते हैं। मैं ज्यादा आसान तरीका यह होगा कि आपको नंबर लाइन पे उसे समझा दूं। तो आइए दोस्तों, नंबर लाइन के थ्रू समझाता हूं उसको, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मेरे बच्चों, ये हमारी नंबर लाइन होती है। यहां मेरा 0 रहता है, यहां मेरा 1 रहता है, यहां मेरा 2 रहता है, यहां 3 रहता है, और यहां इंफिनिटी रहता है प्लस का। यहां -1 रहता है, यहां -2 रहता है, यहां -3 रहता है, और ये मेरा माइनस इंफिनिटी रहता है। ध्यान देना, हम क्लासीफाई कैसे करने लग रहे हैं। हम क्लासीफाई करने लग रहे हैं इंटीजर को, पूर्णांक को। किसको क्लासीफाई कर रहे हैं? इंटीजर को। डेसिमल हम ऑलरेडी वहां एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दो तरीके के डेसिमल रेशनल नंबर होंगे। कौन कौन से जी? एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ये वाले मेरे रेशनल होंगे, ये वाले भी मेरे रेशनल होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो इरेशनल होते हैं। तो मैं क्लासीफाई करा रहा हूं इंटीजर को। तो ये सोचिए कि अब हम इंटीजर ही केवल नंबर लाइन पे लिखने लग रहे हैं। अगर हम इंटीजर ही नंबर लाइन पे लिखने लग रहे हैं मेरे दोस्तों, तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। इसी को हम बोलते हैं नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तुम समझते ही हो हिंदी। प्राकृतिक संख्या यानी ऐसी संख्या या ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले। तो नेचर से हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5, ये सब। 0 तो नेचर से मिला ही नहीं। तो ये सारे, हम ध्यान रखना, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। यहां 1.3 की बात नहीं करने लग रहे हैं। वहां मैंने बता दिया कि डेसिमल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2 होते हैं। तो हम इंटीजर को क्लासीफाई करें तो इंटीजर में 1 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस तक, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ये वाली जो सारी चीजें रहती हैं इनको हम मेरे बच्चों नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात? 0 जो है ना मेरे बच्चों, ये अपने आप में एक कंप्लीट इंटीजर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 0 इंटीजर। क्या बोलते हैं? 0 इंटीजर। ध्यान रखना, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। यानी 0 के आगे प्लस लगा दूंगा तो भी गलत है, 0 के आगे माइनस लगा दूंगा तो भी ये कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। 0 सिर्फ 0 होता है, वो अपने आप में कंप्लीट इंटीजर होता है। इसलिए हम इंटीजर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हिस्सा होता है नेगेटिव इंटीजर, तीसरा होता है 0 इंटीजर। क्लियर है जी यहां तक कि 3 इंटीजर में हमने इस बात को बांट दिया। तो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं आपको बातें, बस समझते चले जाना। ठीक है जी? क्या कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से? तो आप कहेंगे आई एन का मतलब इंटीजर, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5
ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। मैं कहूं नेगेटिव इंटीजर कौन से, तो आप मुझे कहेंगे -1, -2, -3, -4, ये सारे मेरे नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब दोस्तों अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये बताओ कि नॉन नेगेटिव कौन से हुए, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो ये सारे नेगेटिव हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जो बच गए वो सारे मेरे क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, IN मतलब इंटीजर, तो आप ये बात जानते हैं कि नेगेटिव को हटा के बाकी सारे नॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये बताओ कि 0 क्या नेगेटिव होता है, नहीं, तो नॉन नेगेटिव है तो 0 भी शामिल हो जाएगा। 1 क्या नेगेटिव है, नहीं, 2 क्या है, 3, 4, ये सारे प्लस में आने लग रहे हैं। तो ये सारे ही मेरे क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। मेरे बच्चों क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ना, क्योंकि ये यहां से लेके और यहां तक की ये सारे कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इन्हीं का ही एक दूसरा नाम है, इन्हीं का ही एक दूसरा नाम है, वो नाम बोला जाता है होल नंबर। इसी को हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही हमने एक नाम निकाल रखा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। यानी इसे हम बोला करते थे पॉजिटिव इंटीजर, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते थे, क्योंकि 1, 2, 3 ये सारे हमें नेचर से मिले थे। डेसिमल वेसिमल हमने बाद में बनाने शुरू किए थे। तो जो चीजें नेचर से मिली वो नेचुरल नंबर। जैसे हमने नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दिया तो ये हमारा हो गया क्या मेरे बच्चों, होल नंबर क्लासीफाई हो गया। ठीक है जी, तो आप इस बात को समझे होंगे कि जो नॉन नेगेटिव है इसी को हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये बात आप समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव नहीं है, तो ये बताओ 0 पॉजिटिव है, नहीं, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो यहां बात हो रही है जो पॉजिटिव नहीं है, तो 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं। बाकी -1, -2, -3, -4 ये सारे मेरे क्या है मेरे बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात होती है। नेगेटिव इंटीजर, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम होल नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया 0, -1, -2, -3। क्लियर है जी यहां तक की बातें, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी दोस्तों। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद इवन, ऑड, प्राइम, राइम, ये दुनिया भर की चीजें हैं जो आगे आके मैं समझाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं जब भी कहीं फंसूंगा तो आपको इन्हीं 3 पेजेस पे लेके आऊंगा और यहीं से समझाऊंगा। देखिए जी, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है जी, कह रहा है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन √n। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि n के अंदर जो जाएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो अगर n की वैल्यू में 4 रख लूं तो क्या उत्तर आया, 2 उत्तर आया। तो इसका मतलब ये कि n नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो सोल्व होके नेचुरल नंबर भी आ सकता है, प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है। लेकिन अगर मैं यहां 5 रख लूं तो सोल्व करके तो भाई √5 ही रह जाएगा। तो ये तो फिर मेरा इरेशनल नंबर भी आ गया। इसका मतलब अगर n एक नेचुरल नंबर होगा तो इस √n की जो वैल्यू है वो नेचुरल भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। तो यहां ये था कि केवल नेचुरल होगी, गलत बात है। यानी हमेशा नेचुरल होगी, नहीं होगी। हमेशा इरेशनल नंबर होगी, नहीं होगी। हमेशा इरेशनल होगी, नहीं, क्योंकि हमेशा इरेशनल नहीं है ना, √4 का तो 2 आ गया, तो इरेशनल नहीं है। चौथा ऑप्शन ठीक है कि आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, यानी या तो नेचुरल ही आंसर देगा या फिर इरेशनल आंसर देगा। यानी या तो प्राकृतिक संख्या में उत्तर आएगा या फिर अपरिमेय संख्या में हमारा उत्तर आएगा। क्या आप यहां तक की बात को समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों इसको समझा देता हूं पहले मैं। देखिए यार, आपसे पूछ लेगा यार 2 और 3 के बीच में फाइंड सम रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 एंड कुछ के बीच में ही बोल देगा। तो यार 2 और 3 के बीच में अगर आपको रेशनल ढूंढना है तो ये बता दो कि 2.01 या 2.1 रेशनल है या नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बताया था रेशनल नंबर में डेसिमल 2 तरीके से काउंट होता है। कौन कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग वाला, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला, है ना। अशांत दशमलव परंतु आवर्ती दशमलव, वो भी इसमें होता है, और एक शांत दशमलव वाला भी इसी में शामिल होता है। तो 2 और 3 के बीच में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। चाहे तो इसको हम ऐसे भी और भी लिख सकते हैं, 2.10 भी लिख सकते हैं, है ना। लाखों बना सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 2.0000001, फिर 2.00002, बहुत सारे बन सकते हैं। इसका मतलब ये तय हुआ कि 2 और 3 के बीच में आगे से आपसे रेशनल नंबर पूछेगा तो कितने भी रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी अनंत रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। आप कहो जी अगर मान लो मैं 1/2 और 1/3 दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें भी अनंत बन सकते हैं। कैसे अनंत बन सकते हैं यार? मैं क्या करूं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूं, कितना आया 6। तो मैं इसे क्या करता हूं, 3 से गुना कर देता हूं, इधर भी 3 से, इधर 2 से कर देता हूं, इधर 2 से। तो ये बन गया 3/6, ये बन गया 2/6। क्लियर है जी यहां तक? इनके बीच में क्या है? अब यार इनके बीच में क्या है, आप फंस गए। तो मेरे भाई कुछ नहीं करो, यहां 20/60 रख लो, इसे 30/60 रख लो। तो 20/60 से बड़ा क्या हुआ? 21/60, उससे अगला 22/60, उससे अगला 23/60। यहां पे भी तो इनफाइनाइट बन गए। आप 29/60 तक ले जाओ, आप कहोगे तो थोड़े बने। अरे क्यों परेशान हो रहे, थोड़े बने, यहां 200 रख लो, यहां ऐसे बना लो। तो 201/60 600 बन गया, फिर 202/600 बन गया, 203/600, अनेक बनाए जा सकते हैं। और बनाना है तो और जीरो जोड़ते रहो, यानी जितने जीरो जोड़ते जाओगे उतने ही आपके रेशनल नंबर बनते चले जाएंगे। मेरी बात यहां तक समझ आई कि नहीं आई? क्या आप सहमत हैं या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। अगर आप सहमत हैं तो आप ये बात समझ गए होंगे कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, कोई तोड़ नहीं है, अनंत रेशनल नंबर। अब बात यह आती है कि क्या 2 और, अच्छा इस सवाल को कर लेते हैं एक बार, ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे भी आते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा था पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि यार 1/4, हाँ कह रहा है जी 1/4 और 3/4, 1/4 और 3/4 के बीच में को एक ऐसा जोड़ा जो इनके बीच में हो, यानी इनमें से बताइए कौन से ऐसे नंबर है जो इनके बीच में हो। ये पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच में इनमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखो मेरे बच्चों कि जैसे यहां 1000 दे रखा है, यहां पे भी क्या है 1000 है। तो कुछ नहीं करो, यहां पे 1/4 है, यहां 3/4 है, कुछ नहीं करो 1000 बना लो नीचे। 1000 कैसे बनाओगे? यहां पे भी 250 से गुना कर दो, ऊपर भी 250 से कर दो, यहां 250 से कर दो, यहां 250 से कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर आया 250/1000 और यहां आया 750/1000। यहां तक की बात समझ रहे हैं? तो इनके बीच में जितनी भी फ्रैक्शन बनेंगी वो सारे रेशनल नंबर होने, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होने। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है क्या, कि भैया 250/1000 और 750/1000 इनके बीट में जो भी नंबर होंगे वो हमारी सारी परिमेय संख्याएं होंगी जो वो पूछ रहा है। अब आप ये बताओ इनके बीच में कौन सा 262/1000 इनके बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 250 से बड़ा है। लेकिन क्या 752/1000 इनके बीच में आएगा? 752 इनके बीच में आएगा? नहीं, 752 तो इससे आगे चला गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां आते हैं 252/100 नहीं है, यहां पे गलती से लिखा हुआ है, ये ऑप्शन मेरी से गलत हो गया है, ये 252/1000 है। यहां पे भी ये ऐसा है 252/1000,
ठीक है, मेरा ही सवाल बनाया हो। तो 252/1000 इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। 748 इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 750 से छोटा और 250 से बड़ा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना ये ऑप्शन है 252/1000, 748/1000। क्लियर है जी यहां तक की बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि सर 1000 आपने क्यों बनाया, आप 100 भी तो बना सकते थे, आप 40 भी तो बना सकते थे। बिल्कुल बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं हजारों तरीके बता दूंगा। 1/4 है और यहां क्या है 3/4। कुछ नहीं करो दोस्त, आप 100 बनाना चाह रहे हैं 25 से कर लो, इधर 25 से ऊपर 25 से नीचे, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो यह आ जाएगा 25/100, यह आ जाएगा 75/100। अब ये बताओ कि 24/100 क्या इनके बीच में आएगा? नहीं, 24 तो 25 से छोटा, इसलिए गलत है। 40 बनाना चाहो तो 10 से गुना कर दो तो 10/40, ये 30/40। तो 31 क्या, या 10 से गुना करते थे 10/40 आता, ये 30/40। तो बताओ क्या 31/40 इनके बीच में? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे, कि अगर इरेशनल नंबर बनाना हो तो कैसे बनाए। वैसे रेशनल नंबर बनाने के तरीके ही होते हैं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि यार दो नंबर ए और बी हैं, दो नंबर ए और बी हैं, इनके बीच के कोई रेशनल नंबर निकाल के बताइए, तो वैसे तो इनकी जरूरत ही नहीं है आपको किसी तरीके की, मैंने बहुत बढ़िया से समझा दिया। फिर भी बताना हो तो एक तरीका रहता है कि a + b/2, यानी जो जिन दो नंबर की बात कर रहा हूं उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो वो भी आपका एक रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे मैं कहूं 2 और 3 के बीच में बताओ कितने रेशनल नंबर है, तो 2 + 3/2, तो 2.5, ये एक रेशनल आ गया। बाकी हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। क्लास नोट की पीडीएफ देने की क्या जरूरत है बे? आइए अब मेरी बात को समझिए दोस्तों। कहोगे तो मैं वो भी करा दूंगा, एक लड़के को बैठा के 2 घंटे लगने, वो भी पीडीएफ पहुंचा देंगे। अब कहता है फाइंड सम रेशनल नंबर, समझ के इरेशनल पे आते हैं। अगर मैं कहूं यार 2 और 3 के बीच में कुछ इरेशनल नंबर बताओ, तो आपके पास एक सीधा सा तरीका, आप ये कह दीजिए 2.1 0 1 2 0 3 0 1 1 0 2 0 3 5 7, कुछ भी लिख दो यार, ये सारे के सारे इरेशनल ही तो है। अगर मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर कौन से हैं, ध्यान से देखो मेरी बात पे, इरेशनल नंबर कौन से बताए थे? इरेशनल नंबर वो बताए थे जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हो, यानी ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिकर हो रहे हो, सारे तो इरेशनल नंबर है, या फिर रूट में आ रखा हो आपकी बात। तो मेरे बच्चों यहां पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि भैया, यहां पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें अगर इरेशनल नंबर ढूंढने हैं तो कुछ भी बना सकता हूं मैं ऐसे जो टर्मिनेट ना हो रहा हो। इससे अगला बनाना हो तो 2.02 लेके यही रिपीट कर दूंगा, नहीं तो यहां कुछ भी लिखते चले जाओ, है ना। मैं और बनाना चाह रहा हूं तो 2.1 3 5 7 ऐसे करता चला जाऊंगा। क्लियर है? कुल मिला के ये कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी रिकरिंग डिजिट जितने मर्जी तक चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्लास नोट्स का पीडीएफ दे दीजिए, बिल्कुल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है यहां तक समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर भी दुनिया भर के बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं क्या 1/2 और 1/3 के बीच में बताओ, तो आप देखिए ध्यान से समझिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 पे बार आ जाएगा, ना सॉरी गलत बता दिया, 0.5 आ जाएगा। इसे बनाएंगे तो 0.3 पे आ जाएगा। तो यानी 0.3 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 0.5 से छोटी लेनी है। क्या करूंगा भाई मैं? इसका मतलब है 0.3333, 0.3333333333। अब मुझे इससे बड़ा बनाना है तो क्या करूंगा? 0.34 3 5 6, कुछ भी बनाता चला जाऊंगा यार मैं। 0.34 5 6 7 9 00 000, ये वो कितने भी बनाते चले जाओ यहां पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 0.5 से छोटे रहने चाहिए, क्योंकि हमें 0.5 और 0.333 के बीच में ढूंढना है। तो इसके बीच में इनफाइनाइट ढूंढ सकते हो यार आप। 5 से छोटा ढूंढना है तो 0.4 9 8 3 7, ये वो कितने भी बनाए जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर के बीच में आप कितने भी रेशनल ढूंढ सकते हैं, कितने भी इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं।
कोई दिक्कत है यहां तक की? एक बच्चा पूछ रहा है √2 और √3 के बीच में बता दीजिए कितने रेशनल बनेंगे, कितने रेशनल, वहां पे भी इनफाइनाइट बनेंगे, बता देता हूं। ये बात आ गई तो समझ में। देखिए यार, √2 √3 आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, इससे आगे का मुझे भी नहीं पता, आप भी मत सोचो, मारो गोली। इसकी वैल्यू होती है 1.73। 2 होती है लेकिन उसको भी छोड़ो, आप 73 तक आ जाओ। ये पता है, हमें पता है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब इनके बीच में नहीं बना सकता यार मैं 1.4 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लेता हूं, 1.43 ये वो कुछ भी लिखते चले जाते हैं यार, तो बहुत सारे बन जाएंगे। 4 4 बना लेंगे, 4 5 बना लेंगे, यानी कि जितने मर्जी बना लो। अगर आपको तीसरा डिजिट यहां पता है, अगर 4 है तो यहां तो आप 5 बना लो, यहां 2 बना लो, कुछ भी बना लो, इनफाइनाइट बनते चले जाएंगे। क्लियर है ना? यानी इन दोनों के बीच में रखना है, बस खत्म कहानी। आपके सामने ये देखिए, यहां 73 लिखा है, समझो यहां 41, तो 41 के 73 के बीच में ढूंढ दो। अगर और ज्यादा ढूंढना है तो 414 और 732 के बीच में ढूंढ दो। ठीक है ना, ढक्कन बोल दो। तो यहां तक की भी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया अपना। आ जाइए दोस्तों, ये एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और y जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। इवन इंटीजर और y जो है वो एक ओड नेगेटिव इंटीजर है, इज ओड नेगेटिव इंटीजर। मैं सवाल फिर से सही पढ़ के सुनाता हूं। इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज ओड नेगेटिव इंटीजर, देन x रेज टू पावर y इज व्हाट? x की पावर y क्या होगा? तो आप जानते हैं यार, x जो है वो इवन नंबर है तो कुछ भी ले लो 2, y क्या है ओड है और नेगेटिव है तो -1 ले लेते हैं। इवन ओड थोड़ी देर में बता दूंगा, वैसे आपको बेसिक पता है। अब ये बताओ कि इसकी पावर माइनस करेंगे तो इसे 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसे p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो यही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। चौथा ऑप्शन दे रखा था इसका था कि ए बी सी, ए सही है बी सही है, ऐसे करके कुछ बना रखा था। ठीक है, या यहाँ पे लिख देगा चौथा ऑप्शन में कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, पक्का है कच्चा? पक्का, पक्की बात है ना? ये एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस में एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रखा था, क्या? क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कि बताओ कि जो रिजल्ट आएगा वो सेम इसी ऑप्शन में दे दिए, मतलब समझो यही ऑप्शन दे दिए थे कि भैया रेशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल रेशनल होगा, क्या होगा, इस तरह से चीजें पूछ ली। ठीक है, बना बना के ऑप्शन में। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये पावर सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन है। बेसिकली कहानी ये होती है कि मैं इसको समझाऊंगा वक्त आने पे कि अगर p की पावर 2 की पावर 3 है, या p की पावर 3 की पावर 2 है, या p की पावर 2 की पावर 3 है, या p की पावर 3 की पावर 2 है, तीन में डिफरेंस ये रहता है कि पावर हमेशा ऊपर से सोल्व होती हुई आती है। तो 2 की पावर 3 क्या बना? 8। यहां 3 की पावर 2 क्या बना? 9। और जब ब्रैकेट लग जाती है तो इसका मतलब गुना है, 2 3 6, यहां पे भी गुना ही है, 3 दूनी 6। तो 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, ब्रैकेट नहीं है तो डिफरेंट चीजें आएंगी। ये पावर सर्च इंडिसेस पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में चीजें जान लेंगे। आ जाइए, आर के ढक्कन। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना था तो आप अच्छे से जानते हैं, √2 बेसिक है, इसको थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं समझाने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको समझा रहा हूं, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है पावर की, तो कुछ नहीं करना है इसमें। जो भी बेस दे रखा था, जैसे p बेस था तो ऊपर पावर की मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा p²। √2 इंटू √2 क्या आ गया? 2। और p का मतलब क्या बताया मैंने? √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। यानी यहां p की वैल्यू क्या थी बेटा? √2।
तो अब आप जानते हैं ये ब्रैकेट थी, तो ब्रैकेट का मतलब रूट 2 गुना रूट 2, ये पावर थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 2, तो रूट 2 की पावर 2 करोगे तो उत्तर आएगा 2, और 2 आप जानते हैं क्या बन गया, नेचुरल नंबर भी बन गया और रेशनल भी बन गया, क्योंकि ये नेचुरल तो है ही, अगर बटे 1 लगा दें तो ये रेशनल नंबर भी कहलाएगा, और हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, आ गया ये। इस क्वेश्चन पे आइए, बहुत अच्छा सवाल है, CHSL 2018 का ही क्वेश्चन है जो हुए थे अभी। पढ़िए जी जरा क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। देखिए यार, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ में ज्यादा क्वेश्चन दीजिए, तो देखिए यार, हम पीडीएफ में क्वेश्चन तो दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके के उन चैप्टरों के क्वेश्चन देते चले जा रहे हैं। आप ये भी बात जानते हैं कि बुक ही होती है, हम बुक का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी किताब हो, ये जरूरी नहीं है कि मेरी ही किताब हो, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, ठीक है, आप उन बुक से जो आपके पास इस समय अवेलेबल हैं उन बुक को उठाइए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए। क्लियर है मेरी बात? अगर आप एज ए स्टूडेंट मुझसे समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं 3 किताबें, ठीक है, जिस मर्जी की एग्जाम, जिस मर्जी उसकी ले लीजिए। ये कतई जरूरी नहीं है कि जो मैं अपने पब्लिकेशन की बताऊं या किसी और की, वो हमें किताबें नहीं बेचनी है, ठीक है। आप समझ लीजिए, जो ज्यादा मुझसे पीडीएफ बोल रहे हैं, क्वेश्चन की पीडीएफ ऐसे हम देते चले जा रहे हैं। देखिए, सीडीएस की एक बुक ले लीजिए, जो बच्चे साथ में सीडीएस दे रहे हैं, हमारे पब्लिकेशन के थ्रू भी बुक आती है ये सीडीएस की, जिसमें 2019 तक का जो लास्ट पेपर था उसको भी मैंने अपनी बुक में अपडेट कर रखा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे पहले ही कह रहा हूं, इसे कतई बुक का वो मत समझिए प्रमोशन, और आप खरीदिए भी मत। आपके पास जो अवेलेबल है उससे तैयारी करिए प्रभु, पैसे मत खर्च करिए, माँ बाप के बहुत नुकसान देते हैं, है ना। और इन बुक से मैं 1 रुपया नहीं कमाता, ये ऑन कॉस्ट ही जाती है, इसलिए मैं कतई नहीं चाहता कि आप बुक खरीदें। आपके पास है जो सोर्सेज, उनसे पढ़ाई करिए। अगर आप खरीदने के ही कतई इच्छुक है तो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं। इसके अलावा मेरी एक 7300 करके मैथ की बुक आती है, इसका नाम 7300 है, लेकिन इसमें मैंने 2019 में जो मेंस हुए थे, अभी जो सीएचएसएल हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें शामिल कर दिए हैं, तो ये बुक आप ले सकते हैं। एक मेरी एडवांस मैथ की बुक आती है, उसमें मैंने ये नंबर सिस्टम बहुत डिटेल से समझा रखा है, आप ये ले सकते हैं। इन 3 किताबों के थ्रू आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ आपको आ जाएगा। बाकी हम ये पीडीएफ के थ्रू आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड अलग से कर ही रहे हैं, ठीक है। ये सीडीएस की जो बुक है, ये मैंने थोड़ा अपने तरीके से लिखी हुई है सॉल्यूशन, क्योंकि जो बाकी अरियंत पर्यंत की बुक आती है वो एज इट इज बुक के फॉर्मेट के सॉल्यूशन देते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। हर एसएससी की तैयारी, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले को इन 3 तरीके के फॉर्मेट की बुक से पढ़ लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन आपके पास जो सोर्सेज हो केवल उसी से पढ़िएगा, अंग्रेज मत बनिएगा, पैसे मत खर्च करिएगा। आ जाइए, क्वेश्चन है, इफ m एंड n आर नेचुरल नंबर, यदि m और n नेचुरल नंबर है, और मेरे बच्चों ध्यान देना, यहां पे है ये लिखा ऐसे हुआ है ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां देख लो, m और n दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो बताओ ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा इरेशनल नंबर होगी। इरेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर होगी, रेशनल अनलेस m इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर होगी। इनमें से क्या होगा, या चौथा ऑप्शन एक दे रखा होगा। तो कुल मिला के ये आपको इसके आंसर देने हैं, जरा सोचिए। मेरे पास किरण की बुक है, क्या वो सही? बिल्कुल सही है। आप और कहीं पैसे मत खर्च करो, जो आपके पास बुक है उससे ले लीजिए, ठीक है। ये कैट पैट सबके लिए जो मैंने लिखवाई है एनफ है। आपके पास जो मटेरियल है उससे पढ़िए भाई, कति और कोई बुक मत लो, ठीक है। अब देखिएगा जी मेरी बात को ध्यान से। कहानी ये है कि कह रहा है कि ऐसा रिजल्ट क्या हमेशा इरेशनल आएगा? क्या ऐसा रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा?
बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं, m की वैल्यू 2 ले लूं, तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या n की वैल्यू मैं 9 ले लूं और m की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ या ना? तो ये संभव नहीं है, या ये कहना गलत है कि हमेशा इरेशनल होगा। इरेशनल नहीं होगा, हमेशा एप्री में नहीं होगा। एप्री में हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हमेशा नहीं होगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी बात, अच्छा एक चीज आपने नोट करी होगी यहां पे कि आप ऐसे रिजल्ट को एक नेचुरल नंबर में तभी ला पा रहे हैं जब इस नंबर को आप ऐसी फॉर्मेट पे रख दे रहे हैं, 3 की पावर 2 बना दे रहे हैं, और इसका मतलब होता है 1/2, है ना। अगर मैं यहां a लिख रहा हूं और यहां कोई नंबर n है, तो इसका मतलब है n की पावर 1/a। क्लियर है? मैं अब आपको यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस n को, इस वाले n को किसी चीज की पावर a रखने में कामयाब हुए, यानी कोई भी x की पावर a रखने में कामयाब हुए, अगर इस n को x की पावर a बनाने में कामयाब हुए, तो इसका 1/a निकालना आसान है, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना होगा, तो a से a कट के x ही आ जाएगा और x एक नेचुरल नंबर बन के आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सेकंड ऑप्शन को पढ़ें कि इरेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर, ए प्रीम में जब तक n ए प्रीम में रहेगा जब तक n किसी पूर्णांक का mवां घात नहीं बनेगा। यानी ये इरेशनल रहेगा जब तक n जो है वो mवां घात नहीं होगा, किसी पूर्णांक का mth पावर नहीं बनेगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी ये तब तक इरेशनल रहेगा, ये तब तक इरेशनल रहेगा ये नंबर जब तक हम इस n को किसी भी नंबर की पावर 1/m ना लिख दें, सॉरी किसी भी नंबर की पावर m। जैसे ही हम n को x की पावर m लिखेंगे, तो इसका अगर हम mth रूट निकालेंगे, अगर हम इसका mth रूट निकालेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा x। ये बात आप समझते हैं क्यों आ जाएगा? क्योंकि x की पावर m है, और मैंने अभी बताया ये बात कि इसका मतलब है स्क्वायर रूट का मतलब 1/m। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कट के x एक पूर्णांक उत्तर आ जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये या तो इरेशनल नंबर होगी, या तो इरेशनल होगी, या फिर अगर हम इसे इरेशनल नहीं बनाना चाहते तो उसके लिए जरूरी है कि जो n है इसे हम किसी नंबर की m पावर के फॉर्म में लिख सकें, किसी नंबर की m पावर की फॉर्म में लिख सके। अगर m पावर की फॉर्म में लिख गया तो ये फिर हमारा एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। यही हमारे ऑप्शन में दे रखा है यहां पे। क्या, मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। कह रहा है कि इरेशनल नंबर, इरेशनल अनलेस n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर। यानी ये इरेशनल रहेगा जब तक हम n को किसी पावर मतलब इंटीजर की mv पावर ना लिख दें। क्या ना लिख दें? mv पावर ना लिख दें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी n को हम किसी पूर्णांक की पावर m रख देंगे तो ये एक पूर्णांक में उत्तर दे देगा। यानी ये इरेशनल नंबर केवल और केवल तभी तक रहेगा जब तक हम इसको m की पावर में ना लिख दें। यानी कुल मिला के मतलब ये कि जैसे ही हम इसे m की पावर में लिखेंगे तो ये इरेशनल नहीं रहेगा। ठीक है जी। ए प्री में जब तक n किसी पूर्णांक को mवां घात नहीं होगा, यानी जैसे ही ये mवी घात हो गई तो फिर ये प्री में संख्या हो जाएगी, फिर ये ए प्री में नहीं होगी। और वो यही कह रहा है कि ए प्री में रहेगा जब तक n को हम mवी घात तक ना लिखें। तो अगर इस n को mवी घात के रूप में नहीं लिखा गया तो ये इरेशनल नंबर ही रह जाएगा। मेरा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में चीजें उल्टी लिखी हुई है कि m को अगर हम किसी पूर्णांक की घात में लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि इसको अगर हम समथिंग की पावर m लिख देंगे तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन सही है। क्या कि ए प्री में रहेगा जब तक हम n को किसी पूर्णांक की mवी घात नहीं लिखेंगे। ये सवाल बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपको कोई नहीं कराता इतना डिटेल में, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख लो उठा के। कह रहा जी 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है?
1 से लेके 1000 के बीच में। बताओ जी कितनी प्रीमिय संख्या है, आंसर दो भैया आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हिंदी में बोल दो, हिंदी में भी तो बोल रहा हूं भाई। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार 998 नंबर होंगे, लेकिन गधों अभी मैंने ये समझाया कि जरूरी थोड़ी कि इंटीजर में ही प्रीमिय संख्या हो। मैं 1 के आगे 1.0001 ये भी लिख सकता हूं, 1.01 भी लिख सकता हूं। तो यानी किन्हीं दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं, अनंत लिखे जा सकते हैं। तो इसका भी मेरे दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, डी आंसर होगा। क्लियर है? अब अगले पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़िए जी, पढ़िए 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 पढ़िए। एक बच्चा कह रहा था कि उसमें सी भी सही हो सकता है। नहीं बेटा, हमेशा बड़ा उत्तर लेना पड़ता है। कह रहा देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। अच्छा, ये समझना है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट देखनी है, इनमें से फिर बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो बताओ दोस्तों। कह रहा है कि देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, कि भैया किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल गलत है। अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज समझी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कोई दबाव नहीं इस सवाल पे। सेकंड पे आते हैं, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहता कि किन्हीं दो प्रीमिय संख्याओं के बीच एक प्रीमिय संख्या की अनिश्चित संख्याएं होती है। ये बिल्कुल सही है, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। ठीक है जी। इसकी करेक्ट कंप्लीट स्टेटमेंट ये थी, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ये लिखना था जो गलती से नहीं लिखा गया, तो ये सही है सेकंड वाला। थर्ड वाले पे आते हैं, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, कि भाई दो रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था कि भैया 2 और 3 नंबर ले लो, दो, इनके बीच में इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर बन सकते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर बन सकते हैं। बहुत क्लियर रखिए इस बात को। तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर हमारा ठीक हो गया। ठीक है जी। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। पढ़िए जी जरा 7वां क्वेश्चन एक बार। कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, कि दो अप्रीमिय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। इन नेचुरल ऑफ ये नेचुरल इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ये लिखना चाह रहे हैं ऑप्शन में, कि हमेशा क्या प्राकृतिक संख्या बनेगा। क्या रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बताओ क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन है। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं। पहला ऑप्शन है कि क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या बनेगी, नेचुरल नंबर बनेगी। दूसरा है कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तीसरा है कि क्या केवल रेशनल होगा। चौथा है क्या केवल इरेशनल होगा। 4 ऑप्शन है। तो मेरे बच्चों ये बताओ √2 क्या है। तो आप कहेंगे सर √2 इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल। 3 क्या है, आप कहेंगे सर रेशनल नंबर है। ये अप्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या, दोनों का जोड़ करो तो ये अप्रीमिय ही बना, क्योंकि इसको तो सोल्व करा ही नहीं जा सकता है, तो ये अप्रीमिय संख्या बनी, इरेशनल नंबर बनी। अब मुझे ये बताओ √2 क्या है। √2 क्या है, मैं सारी चीजें समझाता चला जा रहा हूं यहां से, आपको क्लियर है, परेशान नहीं होना। मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या है, √2 क्या है। आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर है। मैं कहूं यार -√2 क्या है, आप कहेंगे सर ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं है ना, रूट के बाहर माइनस है, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है।
जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये बना दोस्तों कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो उत्तर रेशनल भी आ सकता है, उत्तर रेशनल नंबर भी आ सकता है। दूसरी चीज, मैं एक रेशनल नंबर √3 ले लूं, एक रेशनल नंबर √2 ले लूं, बताओ इन दोनों को जोड़ाती है क्या बनाती है? तो इरेशनल ही रह गया, सोल ही नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो उत्तर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और गहराई से समझा देता हूं, दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए, जोड़ घटा वाली चीज को, इसको देखिए यार, ये भी हमारा इरेशनल है, ठीक है जी, √3 भी रेशनल है। मैं पूछूं यार इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा 2 + 2 √3। ये भी क्या बना? ये भी इरेशनल नंबर ही बना, हाँ है ना। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल आ गया। मैं आपको कहूं कि यार 2 - √3 क्या है? आप कहोगे जी रेशनल नंबर है। और मैं कहूं √3 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। कहूं जी जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है ना। नेचुरल तो है लेकिन रेशनल भी है क्योंकि इसे /1 लिख सकते हैं। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ के रेशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। अब शायद बात आई होगी समझ में। 7300 कहां से खरीदें? अमेजन से परचेज कर लो, या मेरी पब्लिकेशन की वेबसाइट है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए उस वेबसाइट का कल लिंक शेयर कर दूंगा और वहां से कोशिश करेंगे कि आपको चीजें प्रॉपर पहुंच पाए। ठीक है, अब आ गया ये तो कर दिया ना हमने, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7वें का। आ जाइए जी दोस्तों, पढ़ के सुनाइए भाई, क्या लिखा? पढ़ के सुनाइए, मतलब पढ़िए। राघव कह रहा है टाइम हो गया। भाई टाइम तो हो गया लेकिन पढ़ लेते हैं यार, थोड़ा सा फालतू। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करिए। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, स्पेलिंग पे नहीं जाना, ठीक लिखा है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो ये बताओ हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि दो इंटीजर है, इसे हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, बट एक लिख के। पहली स्टेटमेंट तो सही है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि भैया हर रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। बताओ क्या ये सही है कि गलत है? तो मेरे बच्चों हमने ये चीज पढ़ी थी क्या, कि भैया रियल नंबर को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। एक टुकड़ा था रेशनल नंबर और एक टुकड़ा था इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल भी रियल का ही टुकड़ा है और रेशनल भी रियल का ही पार्ट है, यानी रियल नंबर के ही ये दोनों टुकड़े हैं। तो अब हम जहां बात कर रहे थे ना, इस पे थे और पीछे थे, हाँ यहां पे थे, तो हम यहां जो बात कर रहे थे तो ये बात भी सही है, क्योंकि रेशनल नंबर भी रियल नंबर का ही हिस्सा है और इंटीजर भी रियल नंबर रेशनल नंबर का ही हिस्सा है। यानी हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है और हर रेशनल नंबर रियल होता है। बिल्कुल सही, तो पहला और दूसरा दोनों ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे सवाल है, पेपर में आपको कभी भी आते हैं।